वेलकम टू पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। समर अब्बास ज़ाती मसरूफियत के सबब आज मौजूद नहीं है और वो जल्द ही आपको ज्वाइन करेंगे। आज उनकी गैर मौजूदगी में मेज़बानी के फ़राइज़ मैं सर अंजाम दे रही हूँ। नाज़रीन, 4 रोज़ से मुल्क में ब्रॉडशीट कंपनी का चर्चा ज़ोरों पर है, जिसके सरबरा कावे मौसवी हर रोज़ एक नया इंकशाफ करते हैं। कभी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर रिश्वत देने का इल्ज़ाम, तो कभी 200 बंदों की लिस्ट। आज इस मामले पर वज़ीर आज़म ने 4 ट्वीट्स की और कहा कि ब्रॉडशीट ने पैनमा पेपर के बाद एक बार फिर अशराफिया की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग बेनकाब कर दी है। ये इंकशाफात तो महज एक झलक हैं। ये अशराफिया अब खुद को इंतकाम कार्ड के पीछे नहीं छुपा सकती है। फिर एक तकरीब में वज़ीर आज़म ने $1 अरब का हवाला भी दिया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग वजीर आजम ने कराई है। शहजाद अकबर कमीशन की खातिर लंदन में मुलाकात करते रहे। इमरान खान 24 साल में 24 रुपए की करप्शन भी साबित नहीं कर सके हैं। हुकूमत ने कल इस मामले पर वजीर इत्तलात शिबली फराज की सरबराही में कमेटी भी बना दी है, जो कि जायजा लेगी कि जिम्मेदार कौन कौन है। आज का हमारा सवाल ही ये होगा कि क्या हुकूमत और अपोजिशन इस पूरे किस्से में बयानात ही देंगी या असल हकाइक सामने आएंगी। दूसरी जानिब एक बार फिर साल 2021 के पहले 2 हफ्तों में महंगाई में इजाफा शुरू हो गया है। चीनी की कीमत एक बार फिर 100 रुपए क्रॉस कर गई और साथ ही यूटिलिटी स्टोर्स पर भी कीमतों में इजाफा हो गया है। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में क्यों नाकाम है? आखिर में हम बात करेंगे नवाज शरीफ के बारे में। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स में मुबैना जालसाजी पर तहकीकात का फैसला किया है। नवाज शरीफ के बाहर जाने के 14 महीने बाद इन रिपोर्ट से क्या हुकूमत क्या हासिल करना चाहती है, जब नवाज शरीफ को वापस लाने में ही नाकाम है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद खान साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। इसके साथ साथ PMLN से आसिफ किरमानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आसिफ किरमानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अली साहब, सबसे पहले तो आपकी जानिब आऊँगी। 4 दिन से मामले ने सर उठाया हुआ है। PM ने ट्वीट्स की हैं। आज उन्होंने एक तकरीब से खिताब में भी तस्करा किया है $1 अरब की ट्रांसफर होने का सऊदी अरब से लंदन। क्या कहा, जरा पहले वो सुनवाते हैं नाजरीन को। ब्रॉडशीट वाले ने कहा कि एक पाकिस्तानी ने, और वो भी बता नहीं रहा कि हमारा पाकिस्तानी सियासतदान ने, सऊदी अरेबिया से लंदन के बैंक में $1 अरब भेजा। तो लोग तो बहुत अमीर है यहाँ के हमारे, लेकिन मुल्क गरीब है, मकरूज है। मुल्क कर्जे पे गुजारा कर रहा है, लेकिन लोग ऐसे हैं जो लंदन के सबसे महंगी जगहों के ऊपर बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर का बयान तो आपने सुन ही लिया है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा भी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन कर लेंगे। अली साहब, जैसा कि आपने प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान भी सुना, आपको नहीं लगता कि मामले को ज़्यादा पोलिटिसाइज किया जा रहा है, बातें हो रही हैं, बयानात दिए जा रहे हैं, वो भी सुनी सुनाई बातों पर, जबकि जिस शख्स का, जिस सियासतदान का तस्करा किया उसका तो नाम ही नहीं बताया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। आज से नहीं, बहुत सैकड़ों सालों से जो किसी भी पब्लिक लीडर, चाहे वो सियासतदान हो या ज़ाहिर सियासत का ये कॉन्सेप्ट तो अभी पिछले 101 साल से आया है, ख़ासकर पार्लिमानी जमहूरियत का जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है। लेकिन अगर आप अपनी इंसानी हिस्ट्री को छोड़ें, लेकिन अगर इस्लामिक हिस्ट्री भी देख लें, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक जितने भी हमारे मुस्लिम लीडर्स रहे हैं, चाहे वो कॉन्करर्स रहे हैं, चाहे वो स्टेट्समैन थे, या हालिया तारीख़ में पिछले 150-200 सालों में सियासतदान, जिसका नाम तारीख़ में अमर हुआ, उसमें सब चीज़ें होती थी, एक चीज़ बिल्कुल नहीं होती थी, और वो थी माली करप्शन, यानी कि ओहदे से नाजायज़ फ़ायदा उठाना। हालिया तारीख़ में भी अगर आप शाइस्ता बीबी देखें तो जो हमारे बदतरीन भी मुखालिफ हैं, मैं बरमला कहता हूँ, जिसमें कोई चीज़ नहीं होती, मैं क्यों कहूँगा। देखें, भुट्टो साहब की सियासत का मैं कभी भी शहदाई नहीं रहा, ना कभी मैं इनका वोटर सपोर्टर रहा, बल्कि मेरी इब्तिदाई PTI है। लेकिन भुट्टो साहब से लाख इख्तिलाफ करें, $1 की करप्शन का इल्ज़ाम
जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पे कोई नहीं लगा सकता था। देन कम टू जो है क़ायद-ए-आज़म तो बहुत बड़ी शख्सियत थी, लेकिन हालिया तारीख में देखें नवाबज़ादा नसरुल्लाह साहब, मुफ्ती महमूद साहब पे कोई 2 रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम नहीं। सेम गोज़ फॉर असफंदियार वली खान के वालिद वली खान साहब। लेकिन आज की सियासत में अगर आप देखें अगर एक सियासतदान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या होती है, मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, करमानी साहब की क्या है या कारी साहब की क्या है, हमारी मॉरल अथॉरिटी कि भाई मेरी इंटेग्रिटी है। इस इंटेग्रिटी के सामने फिर पाकिस्तान के सारे इदारे जो है सरनगू होते हैं, वो फिर आपको सलूट क्यों करते हैं? वो इसलिए सलूट करते हैं कि आपकी इंटेग्रिटी की वजह से, वरना हम सियासतदानों के पास कोई अपनी फौज पुलिस जाती तो नहीं है। तो यहाँ पे अगर एक फॉर्मर एक्स प्राइम मिनिस्टर या फॉर्मर लीडर्स पे मुस्लिम लीग नून के या पीपल्स पार्टी के हर्फ उठता है, हम नहीं, अखलाकी तौर पर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कहें कि भाई हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी इंटेग्रिटी है, वी विल टेक यू टू द कोर्ट और वी विल सू यू। तो यहाँ पे तो सवाल उठ सकते हैं। पाकिस्तान की अदालतों पे ये वक्तन फ़वक्तन जो है सवालात उठाते रहे। हमारी आज की जो पोजीशन जो कभी माजी में हुकूमती हुआ करती थी, लेकिन लंदन जहाँ इन्होंने सियासी पनाह ली हुई है वहाँ तो एतमाद है ना सिस्टम पे, वहाँ ले जाएं, सू द ब्रॉडशीट एंड इट्स ओनर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव, लेकिन कावे मौसवी ने नाम नहीं लिया। $1 अरब बहुत बड़ी रकम होती है जो कि ट्रांसफर की गई, नाम नहीं लिया कावे मौसवी ने। और फिर अगर प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे अगर ये बात की जाती है तो सवालात तो फिर आप पर भी उठेंगे। देखिए, मुझे एक बात बताएं शाइस्ता बीबी, क्या करप्शन हलाल है? नहीं। क्या ओहदे पे बैठ के पाकिस्तान में पैसा बना के बाहर भेजना जो है वो हलाल है? बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सवाल उठता है वो ये है कि जब ये लेट 90s बल्कि अर्ली 2000s में जब मुशर्रफ साहब आए और फिर उन्होंने इनके हथकड़ियाँ भी पहनाई, जब मुशर्रफ ने उस वक्त के एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हथकड़ी पहनाई, मैंने उसको अपोज किया, मैंने कंडेम किया इस अमल को कि भाई जो भी है वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, आपको कोई हक नहीं था। अदालत मौजूद थी, सब कुछ मौजूद था, लेकिन हमने तो जाके NRO नहीं किया था। हकूक के लिए आइन की जो है लड़ाई तो इनको लड़नी थी। जो देखें, जिन्होंने लड़ना था अपने लिए वही मैदान छोड़ गए, यानी कि बक्से सारे उठा के अपने लोगों तक को नहीं बताया। जावेद हाशमी वगैरह इधर रह गए, शहबाज साहब, मियाँ साहब निकल गए। सेम गोज फॉर जो है जरदारी साहब से तो कोई गिला नहीं है, बीबी अब शहीद हैं, बात मुनासिब नहीं है। लेकिन इन्हीं लोगों ने जो हमेशा ये बात करते थे, उन्होंने जाके NRO किया। अब आप ये देखें कि उस वक्त का एक फौजी जनरल जो कि एक आमिर था, जिसके, मैं सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन उस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट नहीं थी जो आज अल्लाह के करम से आज़ाद है, सब कुछ उसके हाथ में उसने लिया हुआ था, उसके बावजूद वो ब्लैकमेल हो गया। NRO दे दिया उसने इन लोगों को, हमने तो नहीं दिया। तो मुझे आप ये बताएं, ये जो केसेस हैं इन पे, ये जो मियाँ साहब पे या जरदारी साहब पे, इनके लोगों पे केसेस थे, कितने % केसेस, वल्ला आप मुझे बताएं, हक और सच की आपने बात करनी है, कितने % केसेस हमने बनाए हैं और कितने इनके अपने दौर के बने हुए हैं? हमारा गुनाह सिर्फ ये, हम NRO नहीं देते, हमारा सबसे बड़ा गुनाह ये है। बाकी ये जिन केसेस की बात ब्रॉडशीट में जिनकी सजा जो है सदा बाज़गश्त सुनाई दे रही है, उनमें से तो 95% केसेस वो हैं जो इन लोगों ने अपने एक दूसरे पे लगाए, जिसके फिर NRO भी उन्होंने मुशर्रफ साहब से लिया। लेकिन मेरा 100 बातों की एक बात, अगर ब्रॉडशीट गलत है तो मरियम औरंगजेब बीबी को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हम पे आप सीखपा ना हो, आप अपने जो फ्यूजिटिव लीडर हैं, अली साहब आप ठीक कह रहे हैं, वो हम यकीनन लीग से पूछेंगे भी इस बारे में, लेकिन एक बयान वज़ीर आज़म साहब की जानिब से दिया गया, इसी तरह एक बयान मरियम औरंगजेब ने भी दिया। उन्होंने ये कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग वज़ीर आज़म ने की है, शहजाद अकबर ने कमीशन के लिए मौसवी से मुलाकात की। उन्होंने क्या कहा, आपको वो भी सुनवाते हैं। आज वज़ीर आज़म सिलेक्टेड ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग तो उन 14,000 अरब के कर्जे की हो गई जो आपने 2.5 साल में ले लिया, जो मुल्क की तारीख में किसी हुकूमत ने नहीं लिया। मनी लॉन्ड्रिंग तो उस 400 अरब की हो गई जो चीनी में आपने मनी लॉन्डर कर दी और अपने ATMs के साथ पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया पैसा। मनी लॉन्ड्रिंग तो 225 अरब की आटे में हो गई जो आपने अपनी ATMs की जेबें भर दी। मनी लॉन्ड्रिंग तो 122 अरब LNG में हो गई, 500 अरब दवाइयों में हो गई जो आपने मुल्क से बाहर भिजवा दिए। कहते हैं 24 साल से मैं ये जंग लड़ रहा हूँ झूठे इल्ज़ामात लगाने की। इमरान साहब, 24 साल वाली जंग 24 महीनों में 24 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सका। तहकीकात होनी चाहिए कि शहजाद अकबर किस कानून के तहत ब्रॉडशीट के साथ मुज़ाकरात कर रहा था UK में, क्योंकि वो मुज़ाकरात नहीं थे, वो कमीशन मांगा जा रहा था। ठीक है, मरियम औरंगजेब का बयान आपने मुलाहिजा किया। अली साहब, आपकी जमात उनको इल्ज़ाम देती है और उनकी जमात आपको इल्ज़ाम देती है, इसका हासिल वसूल क्या है? हासिल वसूल तो कुछ नहीं है, हुकूमत का काम यह है कि वो तहकीकात करे, तहकीकात के बाद जो रिपोर्ट सामने आती है फिर जो है वो कोई भी एक्शन लिया जाए, फिर ही कोई बात की जाए।
देखें मेरी बात सुने, आए इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करें। पनामा जिस पे मियाँ साहब की हुकूमत गई, जिस पे उनकी सियासत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा, और वो जो एक नैरेटिव मियाँ साहब लेके चलते थे जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़ कि वो एक करप्ट हैं या मिस्टर 10% हैं, याद रखें ये मिस्टर 10% का नाम हम में से, हमारी जमात में से कभी किसी ने नहीं दिया। ये नाम उनको मियाँ साहब की जमात ने दिया था। जब वो ये बात करते थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब जब उनके ख़िलाफ़ ये बात करते थे, पनामा ने जब उनको एक्सपोज किया तो पनामा वॉज एन इशू जो पाकिस्तानी ओरिजिनेटेड नहीं था। वो इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट की तंजीम है जिसके यहाँ पे नुमाइंदे हैं, उन लोगों ने इसको ब्रेकआउट किया और ये ख़बर पाकिस्तान से बाहर आई। दुनिया में बहुत बहुत बड़ी बड़ी हुकूमतें इस पर उल्टी। अब पनामा की ये एक एक्सटेंशन है ब्रॉडशीट की। पनामा पे भी हमने जब उसको इशू को उठाया, उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कौमी असम्बली में, उस वक्त मैं हुस्न इत्तेफाक के ऐवान में मौजूद था, दोनों मौक़ों पे जब मियाँ साहब ने वहाँ पे आके बात की, और मुझे याद है इस तरह से उन्होंने, मेरे हाथ में तो खैर अखबार है, वो इस तरह से उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए कि हुजूर ये हम वो ज़राए, स्पीकर साहब को, अयाज सादिक साहब को मुखातिब होकर कहा। और उसके कुछ दिन बाद जनाब जो है ख्वाजा आसिफ साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि मियाँ साहब ये चीज़ें भूल जाएँ, ये अवाम भूल जाएगी, कोई इशू नहीं है। मत भूलें कि मियाँ साहब इज़ ऑन रिकॉर्ड जब उन्होंने कहा था कि करप्शन पाकिस्तान का नंबर 1 इशू नहीं है, करप्शन इशू नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं, पनामा हमने नहीं ब्रेक किया, पनामा में हमने उसको नहीं उठाया। हमने सिर्फ ये किया कि हमने एक जिम्मेदार अपोजिशन का किरदार अदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट गए, पिटिशन डाली कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म पे इल्ज़ाम है, वो आके अपनी सफाई दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 189(3) के तहत उसका सुमोटो नोटिस लेके उसको जनाब हमारी पिटिशन को सॉरी एक्सेप्ट करके उसका, अब मेरी एक बात है, अब मेरी एक सिंपल सी बात है, इस पे करमानी साहब प्लीज रिस्पॉन्स भी कीजिएगा। अब मेरी सिंपल सी बात है, उस वक्त की अपोजिशन ने एक रिस्पॉन्सिबल किरदार अदा किया और पिटिशन डाली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब ये जो ब्रॉड शीट का सारा फयस्को है, ये पाकिस्तान बेस्ड नहीं है, लंदन बेस्ड है, फॉरेन बेस्ड है। अब इसकी दो बातें, नंबर 1 इल्ज़ाम किस पे लग रहा है, मियाँ साहब पे और जरदारी साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर पीएम, जाके लंदन की अदालतों में उसको सू करें, नंबर 1। नंबर 2, आज की अपोजिशन वही किरदार अदा करे जो हमने किया था। हम पिटिशन लेके गए थे ना सुप्रीम कोर्ट में मियाँ साहब के खिलाफ, उनके खिलाफ नहीं था, उन इल्जामात की बुनियाद ये जाए पिटिशन, सुने ये जाके पिटिशन डालें कि शहजाद अकबर साहब ने करप्शन किया है, उन्होंने कमीशन खाया है, जाके पिटिशन लेके जाए ना, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तो खुले हैं। सजेशन दे दी कि पिटिशन लेकर चले जाएं। ठीक है, आसिफ किरमानी साहब की जानिब भी बढ़ते हैं। आसिफ किरमानी साहब, ब्रॉडशीट के मामले पर कमेटी बन रही है, नवाज शरीफ साहब के बयान और मरियम नवाज के ट्वीट के बाद शहजाद अकबर साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका बयान ये आया कि वो मरियम औरंगजेब को और उनके बड़ों को ये चैलेंज करते हैं कि वो लंदन पुलिस के पास चले जाएं और रिश्वत लेने के इल्ज़ाम को चैलेंज कर दें। उन्होंने क्या कहा है, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। मैं ये मरियम औरंगज़ेब को एक चैलेंज करता हूँ या इसके बड़ों को, बरतानिया के अंदर रिश्वत देना जो है एक जुर्म है। मैं आपको 72 घंटों का टाइम देता हूँ, आप लंदन में ही हैं, आप लंदन पुलिस को, मेट्रोपॉलिटन पुलिस को एक दरख्वास्त दें कि जो रिश्वत ऑफ़र की गई कावे मुसावी को, उसकी तहकीक होनी चाहिए। और आप दे सकते हैं, अगर आपको कानून हवालों का कुछ चाहिए तो मैं बिल्कुल आपकी असिस्टेंस के लिए मौजूद हूँ। और वो जो शख्स जो आप 2018 का कह रहे हैं जिसने कट मांगा है, उसकी भी तहकीक होनी चाहिए। ये मेरा आपको बड़ा खुला चैलेंज है। ठीक है, ये था शहजाद अकबर साहब का बयान। आसिफ किरमानी साहब, नवाज शरीफ साहब का बयान और मरियम नवाज का ट्वीट, आप नहीं समझते कि मौका आप लोगों ने खुद फराहम किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं इस पर बात करने से पहले ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि ये वही हुआ है जैसे एक कहावत है कि बख्शवाने नमाजें गए और उल्टे रोज़े गले पड़ गए। ये मामला जो है ये नैब और हुकूमत और बिटवीन वो जो कंपनी थी ब्रॉडशीट उसके दरमियान चल रहा था। और ये जैसे सबको मालूम है कि शुरू ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ। लंबी बहस में जाए बगैर बुनियादी 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1 कि जो भी टास्क दिया गया ब्रॉडशीट कंपनी को, उसका हासिल वसूल, जैसे आपने अभी लफ्ज़ बोला, क्या हुआ? ये हासिल हुआ कि हुकूमत पाकिस्तान को और अवाम के टैक्स की जो खून पसीने की कमाई है उसके 28-29 मिलियन $US जौन से थे जुर्माना देना पड़ गया, नंबर 1। और दूसरा सबसे जो बड़ी बात थी कि अगर आप उस सारे उसमें पढ़ें जाके
तो गुज़श्ता 20 साल, जिसमें ये आज तक का दौर भी शामिल है, कि जो वो कंपनी थी ब्रॉडशीट, वो कहीं भी निशानदही तक नहीं कर सकी, ख़ुसूसन नवाज शरीफ साहब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, कि भाई उन्होंने फ़लाँ चीज़ करप्शन की है या फ़लाँ, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसने लंदन हाई कोर्ट में ये प्ली ली कि जी ये अपार्टमेंट्स अटैच किए जाएं। तो उन्होंने कहा भाई किस बुनियाद पर, तुम्हारा कोई केस ही नहीं है, ये कोई नहीं जी, हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत। तो उन्होंने कहा नो, जिस पे उसने हवाला भी दिया नैब के केस का, वो जो एवन फील्ड्स का, लेकिन उसको भी लंदन हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब गुजारिश ये है कि नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ तो कुछ निकला नहीं। अभी मेरे मोहतरम भाई ने पनामा का जिक्र किया, तो पनामा तो वो केस है जिसमें नवाज शरीफ साहब का नाम तक नहीं था, और इसीलिए उन्हें पनामा में अकामा की बुनियाद पर सज़ा दी गई। जहाँ तक ब्रॉडशीट की बात है, इन्होंने मुशर्रफ दौर से लेकर अब तक एक एक चीज़ खंगाल कर उल्टी सीधी करके देख ली। नैब को हर तरह से इस्तेमाल किया गया, लेकिन उल्टे, जैसे मैंने कहा, इनको रोज़े गले इनके पड़ गए कि हुकूमत पाकिस्तान को 400 करोड़ रुपए का जुर्माना करवा बैठे ये पकड़ के, और वो उस पैसे की जवाबदेही कौन देगा। जहाँ तक आपकी ये बात है कि जो आपने मुझे क्लिप सुनाया PTI के साहब का, तो गुजारिश है कि हुकूमत वक्त ये हैं और इनको चाहिए कि इल्ज़ामात की सियासत से बाहर आ जाएं और ये तहकीकात करें, और ये इनका फ़र्ज़ है कि ये मालूम करें कि इसमें कौन कौन लोग मुलव्वस हैं। जहाँ तक मौसूवी की बात है, उसने तो खुद डिनाई कर दिया, खुद ही। वो तो अब कहता है मुझे नहीं पता वो आदमी कौन था, मुझे उर्दू नहीं आती है, मुझे फ़लान, अब वो बहाने तराश है, और मुझे तो वो कुछ शक्ल से भी लगता है कोई डूबियस सा कैरेक्टर मालूम हुआ। दूसरी, मेरे मोहतरम भाई ने बात की कि जी ये फ़ॉरेन कंट्री में बेस्ड है सारा। चलें, वो तो फ़ॉरेन कंट्री बेस्ड है, हम अपने वकला से भी मुशावरत कर रहे हैं, लेकिन फ़ॉरेन लफ्ज़ से मुझे याद आया कि एक फ़ॉरेन फंडिंग केस भी है जो पिछले 5 साल से इलेक्शन कमीशन में डिले पर डिले हो रहा है। तो कम से कम वो भी मामला आपमें है, उसको ही कम से कम आगे लेके जाइए, उसको ही आगे लेके जाइए, उस पे भी बात करेंगे। लेकिन आसिफ साहब, लग तो ऐसे रहा है कि रोज़े बख्शवाने नवाज शरीफ साहब गए थे, लेकिन नमाजें भी जो हैं वो गले उनके पड़ गई। तो जो काफी मौसम, हमारे तो खोदा पहाड़ निकला चूहा। नहीं, एक सेकंड ज़रा मुझे आपने अपनी राय दे दी पकड़ के। हालांकि जो होस्ट है उसका राय नहीं देता, वो तो क्वेश्चन करता है, आपने अपनी राय दे दी बीच में प्रोग्राम में। मेरी गुजारिश ये है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ तो निकला कुछ नहीं। सर, ब्रॉडशीट ने क्या कहा, क्लियर कहाँ लिखा कि उसने ब्रॉडशीट ने, एक सेकंड, ब्रॉडशीट ने 5 जनवरी को मरियम नवाज ने ट्वीट की, जिसके बाद ये मामला उठा है, और जजमेंट में भी ये लिखा है कि सेटलमेंट नहीं हुई। मैं पहले आपकी बात का जवाब दे लूं जो आपने फरमाया। जी। ओ भाई, मेरी बात गुजारिश तो आप सुन लेना, आप अपनी राय ना दें, आप मुझे अपनी राय ना दें, आप सवाल करें जो आपका हक है, और मुझे राइट है जवाब देने का। मुझे पहले आपकी उस बात का कि ब्रॉडशीट में कहाँ लिखा है या लंदन हाई कोर्ट के फैसले में कहाँ। नहीं, मुझे बात करने देना, मुझे इंटरप्ट ना करें। इफ यू विल इंटरप्ट मी देन इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर मी टू कंटिन्यू। ब्रॉडशीट के फैसले में या की प्ली में या लंदन हाई कोर्ट के फैसले में कहाँ लिखा है, लंदन हाई कोर्ट के फैसले में कि जी ये नवाज शरीफ कसूरवार मुजरिम साबित हुआ है। वो तो कौम का पैसा, यही तो मेरा रोना है कि कौम के अरबों रुपया खरबों रुपया ज़ाया करके खोदा पहाड़ निकला चूहा, और चूहा भी नहीं निकला, को मुर्दा ही चूहा निकला था। कहने का मतलब मेरा ये है सर, लेकिन आखिरी फैसला भी तो अभी तक नहीं हुआ ना। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि नवाज शरीफ बरी हो गए। अच्छा, ये मुझे बताइए कि नवाज शरीफ, अगर उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कह दिया कि नवाज शरीफ गुनाहगार है, ये मुल्जिम है, आप क्यों इतनी हरी में हैं? आप फिर पूरे फैसले का इंतजार करें। आपको प्रोग्राम तब करना चाहिए जब आपके पास फिर पूरा फैसला आ जाए। देखिए, परसेप्शंस बड़ी होती हैं, हम इसको जैसे मर्जी ट्विस्ट कर लें। क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहीं नहीं लिखा, मुझे बताएं कहाँ लिखा है कि उन्होंने कहा नवाज शरीफ के हमने चोरी पकड़ ली है, उसकी करप्शन पकड़ ली है, उसकी को कमीशन पकड़ ली है, उसकी को गैर कानूनी हरकत पकड़ ली है? कहाँ लिखा है मुझे बताइए, मुझे एक कोट करके दें, लाइन कहाँ लिखा है? मेरा आपसे सवाल है। यही कहा है कि सेटलमेंट अभी तक नहीं हुई है। कोई नहीं लिखा है उन्होंने कि सेटलमेंट अभी तक नहीं हुई। सेटलमेंट का वर्ड लिखा हुआ है, आप नहीं, सेटलमेंट नहीं हुई बिटवीन नैब एंड द गवर्नमेंट। जी,
नवाज शरीफ तो उसमें उन्होंने देखे ना, ब्रॉड शीट को तो मेरी बात मुकम्मल करने दे। ब्रॉड शीट को तो टास्क दिया गया था कि तुमने ये 200 लोगों की चोरी पकड़नी है, और उनमें बिलखसूस उनका जोर था नवाज शरीफ साहब पे और पीपल्स पार्टी जरदारी साहब पे। मैं नवाज शरीफ साहब की बात करूंगा कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ तो कुछ भी ना पकड़ सके वो। मुझे ये बताइए ना कि कहाँ लिखा है ब्रॉड शीट ने कि जी फलां चीज़ हमने नवाज शरीफ साहब की बरामद तो दूर की बात, निशानदही भी की हो। गुजारिश ये है कि इस तरह की इल्ज़ामात की सियासत ने और एक पॉलिटिकल जो विक्टिमाइजेशन है, इसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया है। होना तो ये चाहिए था, आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनिए कि वो क्या कहता है नैब के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो कहता है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है, इसने लोगों की आर्म ट्विस्टिंग करके लॉयल्टीज़ वफादारियाँ चेंज कराता है और ये प्रेशराइज करता है। आज तक मुझे बताइए जितने अपोजिशन के ख़िलाफ़ केसेस हुए हैं, रेफरेंसेस बाद में बनते हैं, अरेस्ट पहले करते हैं, तहकीकात बाद में होती हैं। देखें, खुदा को सब ने जान देनी है, ठीक है, ऐसे ना करें। जो सही है बात उसको बावाज़े बुलंद हमें कहना चाहिए। हाँ, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है आसिफ साहब, लेकिन ब्रॉडशीट ने एवनफील्ड फ्लैट्स अटैच किए थे, जुर्माना हुआ, जिसके बाद ये अदालत की जानिब से बयान सामने आया था कि अटैच फिलहाल नहीं कर सकते क्योंकि ये मामला अभी क्लियर नहीं हुआ। ब्रॉडशीट इज नॉट अ कोर्ट। उसने तो अपनी जो हलाल करके दिखाना था ना इनको, ये कोर्ट ने कहा है, जो मैं आपसे अर्ज कर रही हूं, वो कोर्ट ने कहा है, ठीक है। कोर्ट ने ये कहा कि ये जो अपार्टमेंट्स हैं ये हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत नहीं है, ये कोर्ट ने कहा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपार्टमेंट्स का जो टास्क दिया गया था, मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ ब्रॉडशीट को, वो उसको नाकाम रहे। अब वो इनसे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना चाहते हैं और बीच में बहुत से लोगों के नाम भी आ रहे हैं, कोई किकबैक्स लेने का नाम आ रहा है। तो इसमें आप सबसे हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि इस मामले को तहम्मुल से हम पढ़ें, समझें और उसके बाद इस पर कोई अपनी जो भी राय है वो दें। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सेटलमेंट में ये नहीं कहा गया। सेटलमेंट मैं आपको कुछ ही देर बाद व्हाट्सएप भिजवाती हूँ। सेटलमेंट जो है वो एक दफ़ा फिर से आप देख लीजिएगा। अच्छा आसिफ साहब, अगर ये कहिएगा, कमेटी बन गई है, अगर कमेटी के नुमाइंदे बुलाते हैं आपके जमात के लोगों को, तो क्या आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे? कमेटी किस अथॉरिटी के तहत बुलाएगी जी, हमें ये बताइए पहले। प्राइम मिनिस्टर ने ये एक सुपरा नैब बॉडी बना दी इन्होंने कमेटी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वफाकी वज़ीर इत्तलात शबीर फराज की ज़ेर सदारत की कमेटी तश्कील दी है, जो कि जी आप बात कीजिए आसिफ साहब। जो कि क्या करेगी? जो कि तहकीकात करेगी, ब्रॉडशीट के मामले पर तहकीकात करेगी। नहीं आई कि जो अच्छा, ब्रॉडशीट के मामले पर तहकीकात करेगी, इसका ये मतलब हुआ कि ये एक इसके TORs क्या हैं, कोई इसका क्या मैकेनिज़्म क्या है और ये किस अथॉरिटी के तहत बनाई जाएगी, और क्या ये एक सुपरा पार्लियामेंट और एक सुपरा नैब बॉडी है, ये मुझे तो ये भी नहीं अभी पता ही। मैं आपसे चले, शहजाद अकबर साहब ने बताया है कि क्या TORs होंगे, जरा वो सुनवा देते हैं आपको भी और नाजरीन को भी। आसिफ साहब, जब ब्रॉडशीट को एंगेज किया गया 2000 में, उसके बाद उसके टर्मिनेशन का कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है, हम कहीं भी नहीं हैं। 2009 में ब्रॉडशीट की आर्बिट्रेशन का आगाज़ हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। 2016 में अवार्ड होता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। तमाम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अटॉर्नी जनरल ऑफिस कंडक्ट करता है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा बताएं 2016 में कौन अटॉर्नी जनरल था, किस लॉ फर्म को हायर किया गया था इस केस के लिए, और उस चीज़ की तहकीक के लिए कल भी कैबिनेट की एक कमेटी बनाई गई है कि शुरू दिन से लेकर आखिर तक देखा जाए कि इस मुकदमे में या इस पूरे मामले में किसकी कोताही रही है, ताकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सके। ठीक है, शहजाद अकबर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी होगी। आसिफ साहब, वो ये कहते हैं कि ये आपके दौर में हुआ है, हमारे दौर में नहीं। ये फिर ऐसा है कि ये तो हमारे दौर में भी नहीं हुआ ना। फिर अगर पूरा सच बोलें तो फिर तो परवेज़ मुशर्रफ साहब को बुलाएं, जिनके दौर में ये शुरू हुआ, और फिर ये भी तय किया जाए, अगर इस कमेटी ने काम करना है जी, अगर ये तय करना है, तहकीकात करनी है, तो फिर ये भी तय किया जाए कि इसमें किस किस ने कितना पैसा खाया, किस किस की जेबें जौन सी हैं, इस आवाम के खून पसीने की कमाई से जेबें भरी लोगों ने। फिर ये परवेज़ मुशर्रफ साहब को भी लेके आएँ, उनको भी कटहरे में खड़ा करें, उनसे भी पूछें
कि इसमें उन्होंने जो शुरू तो उन्होंने किया ना, और फिर यहाँ आके जो अब इन्होंने पेमेंट की है हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने, उनको जो कॉन्फिस्केट हुआ पाकिस्तान के अवाम के खून पैसे की कमाई, उसका कौन जिम्मेदार है? उसको भी कटहरे में खड़ा करें। अगर आपने फिर एहतसाब करना है, रियासत मदीना बनानी है, तो फिर सबसे पहले हुकूमत जवाब दे, हुक्मरान जवाब दें, और परवेज़ मुशर्रफ भी जवाब दे। जब ये लोग जवाब दे देंगे तो फिर हम अपनी बात करेंगे। ठीक हो गया। अली साहब, जैसा कि आसिफ साहब ने फरमाया कि परवेज़ मुशर्रफ को भी बुलाएं, तो आप क्या कहेंगे? दूसरा, आप पर यह इल्ज़ाम भी लग रहा है कि कावे मौसवी को यूज़ करने का इल्ज़ाम भी है आपकी जमात पे, तो आप क्या कहेंगे? क्या वाकई ये दोनों बातें दुरुस्त हैं? आप वाकई परवेज़ मुशर्रफ को भी बुलाएंगे? देखिए, जिसका इसमें रोल बनता है उसको बुलाया जाएगा। यहाँ पे आसिफ साहब ने पॉइंट रेस किया, करमानी साहब ने, कि वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी किस तरह बनाई या किस अथॉरिटी के तहत, तो वो तो खैर सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, और कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत आप बना सकते हैं। बहुत सी इंक्वायरीज़ हमारी हुकूमत में की गई, इनकी हुकूमतों में भी जो है इंक्वायरी कमेटीज़ बनती हैं। वज़ीर आज़म जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करता है कि, और कमेटीज़ बनती हैं, जिस तरह शुगर इंक्वायरी की बनी FIA की। यानी आप परवेज़ मुशर्रफ को भी बुलाएंगे, आप यही कह रहे हैं गालिबन अली साहब? अगर कमेटी फील करेगी कि उनकी भी रिस्पांसिबिलिटी बनती है, उसको भी नोटिस जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट उनके दौर में हुआ है तो उनको तो बुलाना चाहिए, यकीनन उनका नाम भी शामिल होगा। दो बातें और इसमें निकलती हैं। देखें, मुझे नहीं समझ आ रही कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा या अपोजिशन की जो रहनुमा हैं वो हम पे क्यों सीख पाएँ। ब्रॉडशीट को टास्क हम लोगों ने थोड़ी दिया था, और जब NRO हुआ था वो हमने थोड़ी कराया था, और जिसने पैसा खाया था वो हम तो नहीं थे, और जिसने पैसा खिलाया था वो भी हम नहीं थे, जिसने NRO दिया वो भी हम नहीं थे, जिसने लिया वो भी हम नहीं थे, जो थे यही लोग थे। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे ये बात की गई कि कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया, तो जनाब वाला तो इतने पैसे पे किए गए, तो हमने कोई खुशी से पे किए होंगे। रियासतें पाबंद होती हैं, कोई भी जिम्मेदार हुकूमत पिछली हुकूमत के किए गए मुआहदों को पाबंद होती है, और सबको पता है। ये तो बच्चों को भी पता है कि आज हमारी हुकूमत है, हमने कानून के तहत अगर किसी भी हुकूमत या किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एक लीगल एग्रीमेंट साइन किया है, हमारे पास जिसकी भी हुकूमत आएगी वो उसको परसू करेगी, वरना आज हम इनके दिए हुए कर्जे क्यों चुकाते हैं? बहुत से लोगों को नहीं पता कि सुने कि 5,000, देखें, इनके गलत कामों की पाबंद हम नहीं है। जो करप्शन किए, पैसे खाए हैं, वो माफ़ कराएं, उसके हम क्यों पाबंद हैं? हम तो लीगल कामों के पाबंद हैं। देखें, इस वक्त सूरत हाल ये है कि एग्जांपल आपको देता हूँ, 5,000 अरब रुपए मियाँ साहब के दौर में पर ईयर ये डेट रिटायरमेंट कर रहे थे। डेट रिटायरमेंट मतलब कर्जा चुका रहे थे, माजी की हुकूमतों का या इनका लिया हुआ कर्जा जो भी था, जरदारी साहब का या उससे पहले मुशर्रफ का, जो भी था पिछला, 5,000 अरब पर ईयर। पूरे 5 साल मियाँ साहब ने 27,000 अरब कर्जा वापस किया। हम हर साल के 10,000 अरब जो है वो वापस कर रहे हैं। हमसे पूछ रहे हैं ये लोग, आप कर्जा क्यों? कर्जा इसलिए ले रहे हैं कि आप 5,000 वापस कर रहे हैं, 10,000 अरब पर ईयर वापस कर रहे हैं। इनसे 100% ज़्यादा हमारी परसेंटेज है रिटायरमेंट। अब अगर हम इमरान खान साहब ये कह दें कि जनाब मैं जब आया, आपको क्या ये पता है शाइस्ता बीबी, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, बेशुमार जगहों पर कह चुका हूँ, और इसमें हम हर किसी को चैलेंज करने के लिए तैयार हैं कि जब हमारी हुकूमत आई तो उस वक्त के वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब ने काबीना को ब्रीफिंग दी, जो बाद में हमें बताया गया, हमने कौम से जल्दी शेयर नहीं किया ताकि लोगों में जो है अफरा तफरी ना फैले। 1 महीने से कम का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था हमारे पास, ये हमें बताया गया। अब मुझे ये बताएं, हम तो बड़ा आसान था, हम कहते कि जनाब ये कर्जे हमने थोड़े लिए हैं। इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बने 1 रुपया कर्ज नहीं लिया था, हम कहते नहीं हमने नहीं करना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पिछली हुकूमत का जो भी गन बला किया होता है आपने उसको निभाना होता है। इसीलिए इनके दौर में, जब मुशर्रफ साहब के दौर में, अभी आखिरी बात, मुशर्रफ साहब के दौर में जो ब्रॉडशीट वगैरह को जो भी टास्क दिया गया, हमने थोड़ी दिया था। और फिर NRO भी तो उन्होंने नहीं जाके उसके साथ किया, जिस पे बीबी शहीद ने कहा था कि भाई अगर मुझे कोई ऐसा वैसा हो गया, मुशर्रफ रिस्पॉन्सिबल होगा। उनको जनाब सल्यूटे करते हुए रेड कारपेट दे के जरदारी साहब ने रुखसत किया, इल्जाम हम पे। अब उस जमाने में जब टास्क ब्रॉडशीट को दिया गया, उस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान ने दिया, आज की हुकूमत पाकिस्तान उसकी पेमेंट कर रही है। अब ये कमेटी फैसला करेगी जिसका जो रोल बनता है। वैसे एक बात है, ठीक है, वो तो फिर उनको जो भी तरीका होगा बुलाने का, लेकिन करमानी साहब कम से कम एक बंदे की तो यकीन दहानी कराए ना कि कमेटी अगर बुलाएगी तो क्या मियाँ साहब आएंगे?
ठीक है, यानी आप यकीन दहानी मांग रहे हैं आसिफ किरमानी साहब से। ठीक है अली साहब, कमर जमान कायरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कमर जमान कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, खेल तब शुरू हुआ जब फारूक एच नाइक जब उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे, एक सेटलमेंट हुई जो कि जाली निकली। अब जो हुकूमती कमेटी बन रही है, इसमें अगर उनका नाम आता है तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काउंटर करने के लिए तैयार है? देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि ये जो डेट रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, गुजारिश ये है कि ये कहना कि हमने पिछली गवर्नमेंटों के कर्जे उतारे, उससे पिछली गवर्नमेंटों ने उससे पिछली के उतारे, सवाल ये है मियां साहब के और हमारे दौर के बाद इमरान खान साहब ने एक डेट कमीशन बनाया था, ये एग्जामिन और ये चेक करने के लिए कि किससे कितना कर्जा लिया, किस काम के लिए किया और कहाँ खर्च हुआ। क्या बना उस कमीशन का? बाकी कमीशन की तरह वो भी गुम हो गया। आपने कहा था कि हम सर्कुलर डेट जीरो कर देंगे, क्या हुआ? क्या आला काम है कि हमारे दौर में बिजली के रेट कम थे और आज बिजली के रेट इंतहाई बढ़ गए, तेल के रेट कम थे आज इंतहाई बढ़ गए, रोज रेट बढ़ाए जाते हैं। इसके बावजूद सर्कुलर डेट जो 700-800 अरब का था आज कोई 2500 अरब से ज्यादा क्रॉस कर गया है। तो ये कौन सी गुड गवर्नेंस का जिक्र कर रहे हैं मेरे भाई? और रही बात कि अगर कोई कमीशन, कोई कमेटी को इंक्वायरी होती है तो जिसको भी बुलाया जाएगा ही विल हैव टू, ये एक लॉ है, लॉ के मुताबिक हर बंदे को अपील होना होगा। लेकिन मैं एक और आपको आज एक दावे से बात कह रहा हूँ, मुझे कोई खबर नहीं है, लेकिन इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस और इनके कैरेक्टर की बुनियाद पे मैं आपको कह रहा हूँ कि ये एक और ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लगा के उलझाना चाहते हैं। हालांकि उसमें से निकास कुछ नहीं होगा, सिर्फ ड्रम बीटिंग होगी, कुछ लोगों की और पगड़ियां उछाली जाएंगी जो खिलाफ हकीकत होगा। इससे निकास कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान की रियासत का फायदा कुछ नहीं होगा और पनिशमेंट भी नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। लेकिन इवन देन अगर वो गवर्नमेंट कोई कमीशन बनाती है और वो बुलाता है तो अकॉर्डिंग टू लॉ जिसको भी बुलाएगा ही विल हैव टू अपीयर एंड गिव हिज आंसर। ठीक है, यानी आपका कहना यह है कि जिसको भी बुलाया जाएगा वो आएगा, वो आंसर करेगा। ठीक है, अच्छा, लॉ से कौन अवॉइड कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल जेली इदारा है, नैब विक्टिमाइजेशन का इदारा है, सारी जमातें हम कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, इसके बावजूद नैब अगर किसी को समन करता है तो वो जाता है ना। ठीक है, ठीक है। अच्छा आसिफ किरमानी साहब, जैसा कि कमर जमान कायरा साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, उन्होंने कहा कि जिसको बुलाया जाएगा वो हाजिर होगा। अली साहब ने भी कहा कि अगर परवेज मुशर्रफ को भी कहा गया तो उनको भी बुलाने की कोशिश की जाएगी, उनको भी बुलाया जाएगा। तो आप बताएं, क्या नवाज शरीफ वापस आएंगे? देखिए, मियाँ साहब का तो हम बारहा कह चुके हैं कि मियाँ साहब जिस मकसद के लिए गए हुए हैं वो अपना इलाज मुकम्मल करवा के और डॉक्टर्स की रिकमेंडेशंस की रोशनी में ही वापस आएंगे। ठीक है जी, नंबर 1। मैं चलिए, अगर वो आ नहीं सकते तो वो क्या कमेटी के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे? बात वो देखें ना जी, अभी कमेटी देखें ना, उसके हमें पहले कोई पता तो चले कि उसकी कमेटी का सर पैर क्या है। गुजारिश ये है कि जो पहले कमेटियां बनी हैं, मैं पूछना ये चाहता हूँ अपने मोहतरम भाई से कि एक आटे का पे कमीशन बना था, चीनी पे कमीशन बना, उन्होंने आटा चोरों की, चीनी चोरों की निशानदेही भी कर दी। असल तो इश्यूज़ वो हैं पाकिस्तान के। आपने पिछले 2.5 साल में हर तरह का हरबा इस्तेमाल कर लिया, लेकिन एक आने की करप्शन नहीं मिली आपको। लेकिन असल जो मसाइल हैं इस 2.5 सालों में, जो रियल इशू है कौम का, कि आपने 2.5 सालों में कौम में गुर्बत और महंगाई जिस तरह बांटी है उस तरफ तो आपकी कोई तवज्जो नहीं है। क्या बना आटा चीनी कमीशन की रिपोर्ट का? उस पर क्या एक्शन हुआ? पेट्रोल की जो या माफिया था उसके खिलाफ रिपोर्ट आई, क्या एक्शन हुआ? जो अद्वियात का स्कैंडल हुआ उसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? अभी हाल ही में जो LNG में अरबों रुपए का टीका लगा दिया गया उस पर क्या एक्शन हुआ? बिजली की कीमतों में आप इजाफा करते जा रहे हैं। आज गरीब जो है वो आटा चीनी घी वो तो लेने से कासिर है, उसका चूल्हा बुझा दिया आपने पकड़ के, वो तो फाका कशी पे आ गया है। आपने तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो मिडिल क्लास है उसको ख़त्म कर दिया है। आप तो एक तेज़ी से इस मुल्क को ले जा रहे हैं जहाँ सिर्फ अमीर तरीन लोग रह जाएं और या फिर गरीब रह जाए। आपने तो मिडिल क्लास का खात्मा कर दिया। दीज आर द रियल इश्यूज़। आप लेकिन ऑपोजिशन के पीछे पड़े हुए हैं, मिलता आपको कुछ है नहीं, ऊपर से उल्टे आप जुर्माने करवा रहे हैं। आप कौम का पैसा जो सा वो बर्बाद हो रहा है। आफ्टर ऑल चले, ब्रॉडशीट शुरू हुआ मुशर्रफ साहब के दौर में, लेकिन पेमेंट तो अब आपने की ना। क्या आप 2.5 साल से आए हुए थे? 2.5 साल से आपको नहीं मालूम था कि ये कौन लोग हैं, क्या हो रहा है?
और आपके बिहाफ पे जो लोग उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने के साथ राब्ते में थे, वो क्यों करना चाह रहे थे? देखिए, मैं फिर कहूंगा आखिरी नोट पर अपनी बात, लास्ट सेंटेंस, कि इस कौम का मसला रोटी है। कौम फाका कशी का शिकार है। कौम बिजली के बिल नहीं दे सकती, कौम गैस के बिल नहीं दे सकती, कौम का चूल्हा नहीं जल रहा, कौम बच्चों की फीसें नहीं दे सक रही, के कम बिल हैं, आटा और चीनी की बात भी हुई, महंगाई की भी बात हुई है। अगले सेगमेंट में हम महंगाई पर बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए पाकिस्तान टुनाइट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पर जाने से पहले एक मरतबा जिक्र हुआ महंगाई का, तो साल 2021 के पहले 2 हफ्तों में महंगाई में इजाफा शुरू हो गया है। चीनी की कीमत एक बार फिर 100 रुपए को क्रॉस कर गई है और अगर यूटिलिटी स्टोर्स की बात की जाए तो वहां पर भी कीमतों में इजाफा हो गया है और हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम दिखाई दे रही है। चीनी की कीमत अगर बताएं तो एक बार फिर 100 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है, जबकि बिजली की कीमत 1.06 रुपए फी यूनिट इसमें इजाफा देखने में आया है। आटे के सरकारी रेट की अगर बात करें तो 2 रुपए फी किलो आटे के सरकारी रेट में इजाफा हुआ है। यूटिलिटी स्टोर्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आम आवाम यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करती है कि वहाँ कीमतें जो हैं वो कम होंगी और मुनासिब रेट पर चीज़ें मिलेंगी, लेकिन नहाने का साबुन 1 से 7 रुपए तक महंगा हो गया है। टूथपेस्ट 10 रुपए तक इजाफा देखने में आया है। मशरूबात 31 रुपए तक का इजाफा मशरूबात में हुआ है, जबकि घी की कीमत 15 से 22 रुपए तक बढ़ गई है। कुकिंग ऑयल की कीमत में 27 रुपए तक का इजाफा हुआ है। डायपर्स के पैक की कीमत में भी 60 रुपए तक का इजाफा हुआ है। तो एक आम आदमी जिसका सबसे बड़ा मसला कोई और नहीं है बल्कि महंगाई है, वो परेशान है इस तमाम सूरत हाल को लेकर। कमर जमान कायरा साहब, क्या कहेंगे? महंगाई है कि बढ़ती ही जा रही है, कंट्रोल में नहीं आ रही है? देखिए, जब हर गवर्नमेंट, मैंने आज तक जितने बजट देखे हैं ना जी, हर वजीर खजाना का यही होता था। जितने बजट मैंने अपनी गवर्नमेंट है उससे पहली गवर्नमेंटों का भी देखे, बाद की हुकूमतों के भी, कोई वजीर खजाना ऐसा नहीं था जिसने कहा हो कि हम बड़े कंफर्टेबल हैं, हमारे पास बड़े रिजर्व्स हैं और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को ठीक करेंगे। हर एक ने यही कहा कि हालात बड़े खराब हैं, हम बड़ी मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट जब आई थी, हमारे पास 15 दिन का फॉरेन एक्सचेंज था। उस वक्त दहशतगर्दी बहुत बड़ी हुई थी, हम इंतहाई मुश्किल हालात में थे। लेकिन आपने करना क्या होता है? 2 काम है। एक तो ये कि जो दरमियान में बैठे लोग हैं, एक रियलिटी की बुनियाद पर ना, तलब और रसद की बुनियाद पे अगर चीजें कम, कीमतें बढ़ती है, कम होती है तो और बात है। अगर हमारे पाकिस्तान की करेंसी गिरने की वजह से कीमतें बढ़ी और कम हुई तो उसकी वजह अब एडजस्ट हो गया ना, वो तो 1 साल गुजर चुका। अब रिसेंट एडजस्टमेंट में ये मिडल मैन है, माफियाज हैं, जिनका वज़ीर आज़म जिक्र बार बार करते हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े नुमाइंदे उनके अपने गिर्द बैठे हैं, लेकिन उनको वो हाथ नहीं डाल पाए। और आप एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है हुकूमतों का कि वो जो कीमतों के कंट्रोल का या कीमतों के तयन का एक तरीकाकार है नीचे जिलों में, मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि बल्कि अब तो सरकारी मशीनरी ये कहती है कि जी शहबाज शरीफ साहब के दौर में एक तो ये होता था कि दिन रात हम टोज पे होते थे और अब हमें महीनों कभी किसी ने पूछा नहीं है तुम क्या कर रहे हो। मशीनरी अपने तौर पे ही अगर कुछ करे तो करे, उनको कोई पूछ नहीं होती कि आप महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। मैंने कहा ना, एक इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से महंगाई होती है, प्राइस के रुपीज की प्राइस की वजह से होती है, या जो मिडल मैन बैठ के पैसा खा रहा होता है माफिया की सूरत में, ये उसके शाखसाने हैं और ये हुकूमत का एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है कि उसको रोक नहीं पाई। लेकिन कायरा साहब, एक छोटी सी बात रह गई जरा, जो होते हैं ना बाबू, ये जो हमारे वर्ल्ड बैंक वाले, IMF वाले, ये सारे के सारे इसी तरह की कहानी पेश करते हैं कि हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स को दुरुस्त करना है, माइक्रो फिर ठीक हो जाएगी। गरीब के घर का चूल्हा चलना चाहिए, उसकी आमदन होनी चाहिए, वो पैसे अगर खर्च करेगा अशियाए खुर्दोनोश पे ही खर्च करेगा, अशियाए ज़रूरिया पे खर्च करेगा। सर्कुलेशन ऑफ मनी में अल्टीमेटली गवर्नमेंट की मशीनरी चलेगी, कारोबार का पहिया चलेगा, गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स भी आएगा। ये भी एक उसकी फिलॉसफी है, लेकिन इसके लिए पॉलिटिकल गवर्नमेंट इन बाबुओं के सामने खड़ी होती है, लड़ती है। हमने भी तनख्वाहें बढ़ाई थी क्योंकि वो तनख्वाहें बढ़ाने से सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ हुई थी।
ठीक है कायरा साहब, अब ये तो हो गई हुकूमत की बात, लेकिन बात यहाँ पर खत्म तो नहीं हो जाती ना। ऑपोजिशन की भी तो कोई जिम्मेदारी है। महंगाई के नाम पर रैलियां तो निकाली जाती हैं पीडीएम की जानिब से, लेकिन उसमें बात होती है हुकूमत की। कोई भी महंगाई के बारे में बात नहीं करता है। देखिए, महंगाई के बारे में कोई ऐसी तकरीर आप मुझे नहीं बता सकेंगे जिसमें महंगाई पे बात न की हो। और हमने गवर्नमेंट पर इसलिए किया है कि ये गवर्नमेंट लोगों को इतने जिंदगी में, लेकिन जिक्र करके निकल जाते हैं। बात छोटी सी बात महंगाई की और फिर बात ये हो जाती है कि मार्च कहाँ करेंगे, पिंडी में करेंगे या फिर इस्लामाबाद में करेंगे। वो मैं बताता हूँ हम क्या करते हैं। हम इस गवर्नमेंट को चार्जशीट करने के बाद कहते हैं इसको जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? जब हम जाने का कहते हैं वो भी इसीलिए कहते हैं कि हुकूमत ये फेल हो गए, ये लोगों की जिंदगियों में जहर भर बैठे हैं और इनका जाए बगैर गुजारा नहीं है। वो बात भी उसी के साथ मुंसलिक है जो आप कह रही। ठीक है, अच्छा आसिफ किरमानी साहब, आपने महंगाई का इशू भी उठाया। अभी 19 तारीख को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज भी करने जा रही है पीडीएम। क्या आप समझते हैं कि आप लोगों को भी किरदार अदा नहीं करना चाहिए? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के सामने ही एहतजाज क्यों प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने एहतजाज नहीं होता? क्यों आवाम की बात नहीं होती? महंगाई को खत्म करने की बात क्यों नहीं होती? महज 1 या 2 लाइनें महंगाई के बारे में बात की और उसके बाद हुकूमत पर तनकीद एंड दैट्स इट। गुजारिश ये है कि आप तमाम पीडीएम, इससे पहले मुस्लिम लीग नून और दीगर पीपल्स पार्टी की तमाम जमातें देख लीजिए कि सिर्फ अपोजिशन है जिसने महंगाई के ऊपर भरपूर बात की, पूरी बुलंद आवाज़ से बात की और आज तक करती आ रही है। आज आपके प्रोग्राम में भी मोहतरम कायरा साहब और मैंने महंगाई का इशू टेकअप किया है, चूँकि मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का रियल इशू है और मौजूदा हुकूमत जो है उसकी तरजीहात और हैं। और इसीलिए आज जो है कि एक कहते हैं ना कि लूट सेल लगी हुई है पाकिस्तान में और महंगाई जो है वो फी घंटा की रफ्तार से बढ़ रही है। इसका हमें जवाबदेह होना पड़ेगा। जहाँ तक आपकी बात है कि हुकूमत वक्त इसकी जवाबदेह होगी। अगर आज गरीब का चूल्हा बुझ चुका है, आज अगर वो बच्चे को स्कूल से अपने उठा चुका है कि वो फीस नहीं दे पाता, तो इसकी ज़िम्मेदार आप, मैं या कायरा साहब नहीं है। इसके ज़िम्मेदार हुकूमत वक्त है और ख़ुसूसन वो हुकूमत जो रियासत मदीना का दावा भी करती है। तो गुजारिश ये है कि इनको अपनी तरजीहात ठीक करनी चाहिए। जहाँ रह गई बात आपने कहा इलेक्शन कमीशन पर, तो पीडीएम की एक स्ट्रेटजी है कि हमने उस स्ट्रेटजी के मुताबिक जो उसका रोड मैप है पीडीएम उसके मुताबिक मूव करती है। कब क्या करना है, कहाँ एहतजाज करना है, कब करना है, किस वक्त करना है, ये बाकायदा एक जो हमारी सीनियर लीडरशिप है उसकी क़यादत आपस में बैठती है, मुशावरत करती है और ये एक मरहलावार प्रोग्राम है जिस पर पीडीएम जो है वो बखूबी आगे बढ़ रही है। जी ठीक है अली साहब, ऑपोजिशन का कहना यह है कि प्रायोरिटी आपकी नज़र नहीं आती कि महंगाई का जो है वो खात्मा किया जाए और चीज़ें सस्ती बिकें ताकि आम आदमी को रिलीफ मिले, जो कि बज़ाहिर नज़र भी आता है। क्योंकि आज हमने देखा कि 5 इवेंट्स हमने देखे जिसमें मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की गई। ब्रॉडशीट के मामले पर तो बात की गई लेकिन महंगाई के ऊपर बात नहीं की गई। महंगाई का एक इजलास की खबर भी आई लेकिन मज़ीद उसमें फ़ैसले क्या हुए ये भी हम तक नहीं पहुँचे। ज़रा अगर इस बारे में भी आपके पास कोई डिटेल्स हैं तो बता दीजिएगा। जी मैं इस पर भी बात करता हूँ, लेकिन मैं प्रोग्राम क्योंकि शायद बाद में मौका ना मिले, मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आपने आज एक इमरजेंसी में प्रोग्राम किया है, लेकिन जिस तरह आपने हम तीनों जमातों को टेक ऑन किया है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इसी तरह की जो है वो एंकर्स और एंकर्स होने चाहिए कि वो हमारी क्लास लें और हमसे वो सवाल करें जो अवाम के मसाइल हैं। तो आपको मज़ीद भी ये शो करते रहना चाहिए। देखें 2-3 बातें। पहले तो किरमानी साहब की बात सुन के मैं बड़ा महसूस हुआ हूँ और मेरे लिए बड़ी न्यूज़ है कि पीडीएम जो है उसकी कोई स्ट्रेटजी भी है। अच्छी बात है, स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो ये अच्छी बात है कि आप लोगों ने स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर दी है, लेकिन थोड़ा लेट हो गए क्योंकि तहरीक तो आपकी ख़त्म हो चुकी है। तो स्ट्रेटजी पहले बना लेते तो शायद कुछ गलत फैसले आप ना करते, थोड़ी बहुत तहरीक चल पाती। यहाँ पे बात हुई कि महंगाई मसला है और आटा मसला है और ये मसाइल अवाम के असल मसाइल ये हैं। नहीं, असल मसला करप्शन है। अगर करप्शन ना हुई होती तो ना कायरा लेकिन अली साहब लोग परेशान हैं, चीनी महंगी हो रही है, आटा महंगा हो गया है। बस हो गई यार, देखो लोग कहते हैं कि 3 वक्त का खाना खाते थे, अब महंगाई इतनी हो गई है कि 2 वक्त का खाना खाने लगे हैं। सुन ले, मैंने आपकी तारीफ कर दी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझे ही ना बोलने में। लेकिन यहाँ पर बैठकर मेरी मुझ पर जिम्मेदारी आयद होती है कि मैं आम आदमी की बात आप तक पहुँचाऊं। सुन लेना,
बहुत भारी जिम्मेदारी है, बहुत भारी। मेरे पे भी जिम्मेदारी है ना तुम्हारे कंधों पे, क्योंकि पूरी हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आप भी उसी भारी जिम्मेदारी को समझते हुए जवाब दीजिएगा। एक तीसरी सूबाई के कोalition जी। तो मैं अर्ज करता हूं, देखिए करप्शन जब होती है आपके इदारे बैठ जाते हैं, करप्शन जब होती है आपकी जब मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होते हैं डॉलर के मुकाबले में, जब रुपये की कदर गिरती है, तो आज अगर एक शख्स के पास बैंक में 1 लाख रुपए हैं, अगर रुपए की कदर गिरती है, आप कुछ भी खर्च ना करें 6 महीने बाद वो 1 लाख रुपए आपके 95,000 बन जाएंगे। तो जब ये करप्शन होती है, जब लीडरान पाकिस्तान का पैसा बाहर निकाल के ले जाते हैं, तब आपको मजबूरन IMF के पास जाना पड़ता है। अली साहब आपने महंगाई का जवाब मुझे नहीं दिया है, यहाँ पर मुझे ब्रेक लेनी पड़ रही है। अली साहब कथा कलामी की माफी चाहूंगी, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अली मोहम्मद खान साहब 1 मिनट 10 सेकंड का कलील वक्त है मेरे पास। आज जो महंगाई का इजलास हुआ, एक तो इस बारे में बता दीजिएगा, और महंगाई का खात्मा कब होगा, कोई डेट, कोई टाइमलाइन? इंशाल्लाह महंगाई पे कंट्रोल लाई जा रही है इंशाल्लाह। आपने देखें ये हमने जो हमारा कोई शौक़ नहीं था इन माफियाज़ पे हाथ डालने का, लेकिन इन माफियाज़ का बड़ा होल्ड है, चीनी वालों का, आटे वालों का, ये सब इनके दौर में मजबूत हुए। तो इनके दौर में इन्होंने प्रॉब्लम्स इसलिए नहीं बनाए कि वो बाकायदा वो फैसिलिटेट होते थे। माफिया कब उठता है, इलाके का बदमाश कब उठता है? वो तब उठता है जब आप उस पर हाथ डालते हैं। खान साहब ने हाथ डाला तो तेल वाला भी खड़ा हो गया, चीनी वाला भी खड़ा हो गया, आटे वाला भी खड़ा हो गया। इंशाल्लाह 2.5 साल हो गए हैं। लेकिन एक बात में जाते एक बात मैं कर लूं, यहाँ पे कायरा साहब ने एक बात की, मोहतरम कायरा साहब ने, पता नहीं मुझे सुन रहे हैं कि नहीं, क्योंकि कथा कलामी की माफी चाहूंगी। अली साहब वक्त की कमी है जिसके सबब मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। महंगाई की जो प्रॉपर टाइमलाइन है वो तो आपने नहीं दी, लेकिन आपने ये कहा जरूर है कि महंगाई जल्द खत्म हो जाएगी। इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।